विदेशी निवेश का न्योता देकर सीएम हेमंत वापस झारखंड लौट रहे हैं और जेएमएम को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जहां बीजेपी ने विदेश दौरे को पर्यटन दौरा पहले ही ठहरा दिया है, वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने विदेशी निवेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयराम ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना विस्थापन नीति के विदेशी निवेश का मतलब स्थानीय लोगों का शोषण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से अब लौट रहे हैं। वहां पर तमाम जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात किए हैं और राज्य में इन्वेस्ट करने को आमंत्रित भी किए हैं। तो क्या लगता है इससे झारखंड में कुछ फायदा आने वाले समय में? आज ऑन कैमरा बोल रहे हैं, झारखंड को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि भारी संख्या में लोग पलायन करेंगे, भारी संख्या में लोग विस्थापित होंगे और भारी संख्या में जो जिनकी ज़मीनें जाएंगी उनका दमन और दहन होगा और भारी संख्या में उन पे एफआईआर होगा। उसमें सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला करना, सरकारी अफसरों पे हमला करना, इस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग जेलों में भर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। विकास का कोई विरोधी नहीं है, उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अगर वो उद्योग हमारे लिए नहीं है तो उसका हम विरोधी हैं। तो मुख्यमंत्री जो भी योजना इन्वेस्ट करेंगे, अगर इस राज्य के पास विस्थापन नीति नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर आपको पुनः कहूँगा, झारखंड को मुख्यमंत्री कुछ हो कर लें, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक नीति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अरे क्या नहीं है झारखंड में? बीएसएल है झारखंड में, आप कितना इन्वेस्ट करिएगा? बीएसएल है झारखंड में, हिंडाल्को है झारखंड में, एचईसी है झारखंड में, टाटा की तमाम योजनाएं हैं झारखंड में। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना इन्वेस्ट हुआ है झारखंड में, इतने इतने इन्वेस्टर हैं झारखंड में, इतनी महारत्न, मिनी रत्न, रत्न कंपनियां चल रही कि आप गिनते अंगुलियों में गिन नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर झारखंड की दुर्दशा है तो कारण है आपके पास पॉलिसी नहीं है और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए जो भी नई योजना झारखंड में आएगी, योजना हवा पे नहीं आएगी, योजना नदी के ऊपर नहीं आएगी, योजना पहाड़ के ऊपर नहीं आएगी, योजना जमीन पर आएगी और जमीन से झारखंड के लोग बेदखल किए जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, केस मुकदमा होगा और बेमौत मारे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज में अब बकरी बत्तख पालन की पढ़ाई कराई जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। हजारीबाग में 22,000 स्क्वायर फुट में तैयार सेंटर में अब ट्राइब समुदाय से जुड़े अहम पहलू पर शोध के बजाय वोकेशनल कोर्स संचालित करने की योजना पर विचार चल रहा। दरअसल हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह जब विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने इस केंद्र के बारे में अधिकारी और कई प्रोफेसर से जानकारी भी मांगी, पर कोई भी पदाधिकारी और कर्मी इस केंद्र के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद प्रभारी कुलपति ने ऐसा निर्णय लिया है। देखिए, हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को ट्राइबल स्टडी सेंटर की नींव रखी थी, जिसे बाद में पूरा होने के बाद उस समय के राज्यपाल राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य ट्राइबल स्टडी को बढ़ावा देना था, ट्राइबल कला, संस्कृति और अन्य चीज़ों को वहाँ पढ़ाना था, ट्राइबल बच्चों को इसकी जानकारी देनी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट उनका अब अधर में है, क्योंकि हम यही इसलिए बोल रहे हैं कि अब तक ट्राइबल स्टडी सेंटर में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो सकी है। आज 2 बड़े शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है। वहीं हजारीबाग की आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का शिलान्यास किया गया है। साथियों, झारखंड महिला सशक्तिकरण मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। जी का नहीं, अभी मैं एक दिन विजिट कर रहा था, वो बिल्डिंग बन के खड़ी है। हमने कहा भाई इसका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो इसमें? तो कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं हुआ। तो उसमें जो मेरे जो दिमाग में आई बात, कुछ उसमें वोकेशनल प्रोग्राम हम चलाएंगे। वोकेशनल का मतलब ये रहेगा, सीधे जो 10+2 वाले या 10 वाले बच्चे अनएम्प्लॉयड टाल रहे हैं, उनके लिए व्यवसायिक कोर्स प्रोग्राम का प्लान है। जैसे गोटरी का 20 दिन का गोटरी का प्लान हो गया, बकरी पालन का, मछली पालन का, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, इसी तरीके के कुछ व्यवसायिक का प्लान है। और उसमें जो बच्चे हैं वही वीकर सेक्शन से ही आएंगे। तो सुना आपने प्रभारी कुलपति ने क्या कुछ बताया है। हालांकि
जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी, हम भी चाहते हैं कि वो उद्देश्य पूरा हो। लेकिन जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उद्घाटन होने के बाद, बनने के बाद एक आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें म्यूजियम भी बनना था, सारे चीज़ों को वहाँ पर सहेज कर रखना था जिससे कि ट्राइबल स्टडी में मदद मिल सके। अब उसमें मुर्गी पालन, अंडा पालन और बकरी पालन जैसे वोकेशनल कोर्स की तैयारी है। तो कहीं नहीं कहीं प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट हजारीबाग में अधर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या सच में इसमें मुर्गी पालन, अंडा पालन और बकरी पालन जैसे वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, या जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी वो उद्देश्य पूरा होता है। शशांक शेखर, 22। रामगढ़ जिले के जीएम ऑफिस अरगड्डा में कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार के श्रम कानूनों को लेकर आगामी हड़ताल पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने की। यूनियन के महासचिव शिवेंदु सेन ने कहा कि आगामी 20 मई को देशव्यापी आम हड़ताल आहूत है, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियन के 10 यूनियन और हजारों सहयोगी यूनियन चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे। बताया गया कि इस आंदोलन में किसानों को भी समर्थन मिला है। हड़ताल में मुख्यतः 4 श्रम कानून जो केंद्र सरकार लागू करना चाहती है उसका विरोध किया जाएगा। भी है कि जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है, उनका फार्मूला चल रहा है गवर्नमेंट का कि पब्लिक सेक्टर को एकदम डिसमेंटल कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर उसके लिए जो लाया भी है, प्राइवेटाइज किया भी है, तो उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी कोल माइन की तो ब्लास्टिंग, ऐसा नहीं कि ब्लास्टिंग हम लोग के आज पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रहा, ब्लास्टिंग होता है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं, जिस नियमों का बहुत ही गहराई से पालन करने की कोशिश होती है, फिर भी कभी कभार कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसको वापस करने के लिए, इसको लौटाने के लिए केंद्र सरकार से हमारी पहले से ही हम इस मांग को उठा आ रहे हैं। अब फिर से एक बार निर्णायक ढंग से इस सवाल को हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो श्रम कानूनों को ख़त्म करके श्रम संहिता लाया गया है, इससे भारत का जो मजदूर वर्ग है ये मूलतः एक गुलाम में तब्दील हो जाएंगे अगर इसको लागू किया जाए तो, और ये होने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। हम न सिर्फ अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिल करके, बल्कि मूलतः मजदूरों के बीच मजदूरों को संगठित करके, मजदूरों को गोलबंद करने के जरिए हम इस तरह की कोई संभावना को रोकने के लिए जो भी ताकत लगाना है। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। धनबाद में हर माह जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाती है ताकि खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा हो सके। बैठक का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि बीसीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आपस में समन्वय स्थापित कर की जा रही कार्रवाई में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो उन्हें भी दूर किया जा सके। वहीं जिले में अवैध कोयला कारोबार जोर शोर से चल रहा है। बैठक के संदर्भ में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि खनिज संपदाओं के ट्रांसपोर्टिंग में जीएसटी बिल के साथ साथ माइनिंग चालान का भी ध्यान रखने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लोगों ने पिछली मीटिंग में भी डायरेक्शन यही दिया था कि इलीगल माइनिंग को लेकर के जो एक्टिविटी है वो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद जिले में इलीगल माइनिंग के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीसीसीएल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीआईएसएफ, ईसीएल सभी लोग हैं। तो सबके समन्वय से कार्रवाई हो ताकि कहीं भी किसी भी टाइप का मिसकम्युनिकेशन नहीं हो कि किसका क्षेत्र है, किसको कार्रवाई करनी है, किसको एफआईआर करना है, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत से इनपुट्स मिलते हैं और इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की कमी से कभी ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो एक प्लान किया हुआ था कहीं पर रेड करने का या कोई कार्रवाई करने का, वो हमारी कार्रवाई असफल हो जाए। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अंचल लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है इलीगल माइनिंग को लेकर के, प्रिवेंशन को लेकर के, वो भी नियमित तरीके से समय पर बैठक करें। कुछ अंचलों की तरफ से बैठक करी भी गई है, बट अन्य अंचलों को भी निर्देशित किया गया है कि बैठक करें ताकि जो लोकल लेवल पर इश्यूज़ हैं उसको हम लोग बिना बहुत बढ़े हुए पहले ही सॉल्व कर सकें। अभी देखिए, हम लोग का ये जो टास्क फोर्स की मीटिंग होती है
ये सिर्फ समन्वय के लिए होती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर एक ऐसा काम करें जिससे कि अवैध खनन खत्म हो जाए, लोगों को मुआवजा ठीक टाइम पर मिले, हम लोगों को ज़मीन जो मिलती है ठीक ठाक टाइम पर मिले। हम लोग का अभी BCCL का क्या है कि BCCL को हमको माइनिंग अगर करना है तो हमको ज़मीन चाहिए। अच्छा, ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का पैसा तो हम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है, ज़मीन का पैसा लेकर ज़मीन देंगे। अब क्या होता है, वो जो कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन हम लोग दे देते हैं। देने के बाद क्या है तो उसके बाद एवज में जो नौकरी देते हैं, तो नौकरी देते वक्त क्या होता है कि एक नियम है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कुछ केसेस हमारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में भी चल रहे हैं, जहाँ पर उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नौकरी नहीं मिली है। तो वहाँ पर भी बोला गया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला गया है कि आप उनकी मदद करके उनके कागज़ वगैरह जुगाड़ करके दीजिए जिससे कि उनकी नौकरी मिले। BCCL नौकरी देने में या मुआवजा देने में हम लोग कभी भी ना नहीं बोलते हैं, बिकॉज हम लोगों को ज़मीन। रांची जिला प्रशासन ने मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग की जा रही है ताकि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। आधार सीडिंग के माध्यम से लाभुकों को अप्रैल महीने से आधार सक्षम DBT के माध्यम से पैसा मिलेगा। जिन लाभुकों को मार्च में पैसा नहीं मिला, उनका सत्यापन कर अप्रैल में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। रांची जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र के लाभुकों के लिए संबंधित बैंक में आधार सीडिंग की व्यवस्था की गई है। शिविर के माध्यम से लाभुकों को आधार सीडिंग कराने में सुविधा हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि शिविर के आयोजन से लाभुकों को योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और शिविर के आयोजन से रांची जिले के लाभुकों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगी और आर्थिक सहायता भी मिल पाएगी। लाभुकों का रिस्पांस अच्छा है और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सभी लाभुकों का आधार सीडिंग कराना है ताकि अप्रैल माह में सभी को आधार एनेबल DBT के माध्यम से पैसा जा सके। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार करवाया है। बैंकों के माध्यम को भी बैंक DC सर के स्तर से पत्र निर्गत हुआ है, पेपर में विज्ञापन भी दिया गया है और मैं खुद ही आया हूँ अभी खिजरी पंचायत से और आज इस पंचायत में आया हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी जानकारी है लोगों में। और मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जो भी लाभुक है जिनका आधार सीडिंग अब तक नहीं हुआ है, कृपया बैंक से संबंधित संपर्क करके अपना आधार सीडिंग करा लें ताकि उनका पैसा जा सके उनके खाते में। बिल्कुल, रांची जिला प्रशासन का ये सराहनीय पहल है जिससे ये जागरूकता ग्राउंड लेवल तक पहुंची है कि जो सरकार का गाइडलाइन है कि आधार बेस्ड पेमेंट करना है, तो आधार बेस्ड पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। ये जागरूकता ग्रामीण स्तर तक पहुंच रही है, ग्राउंड लेवल पे पहुंच रही है। इस कैंप के माध्यम से लोग आ भी रहे हैं, सीडिंग भी करवा रहे हैं। बैंकिंग पर्सनल्स की भी उपस्थिति अच्छी है और इन लोग ऑन स्पॉट सीडिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सरकार का जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हम लोग 100% लाभुकों का आधार बेस्ड पेमेंट कर सकें। लाभुकों आदिवासी छात्र संघ के द्वारा आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज विभाग सहित अन्य कई विभागों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में ताला जड़ा गया। शिक्षकों की बहाली समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाती है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनकी मांगों को लेकर काम होगा। वहीं शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि 20 दिनों के अंदर शिक्षक बहाली की जाएगी। बता दें कि मूलभूत सुविधाओं के लिए 2 दिन का समय और शिक्षकों की बहाली को लेकर 20 दिन का समय दिया गया है। रांची कॉलेज रांची में एकदम जर्जर व्यवस्था, ये व्यवस्था नाकामी हमारे कॉलेज के प्रशासनों की है क्योंकि हमारे जितने छात्र हैं छात्रों को शिक्षक नहीं मिल पा रही है और उसके मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसके कारण से हम लोग को भोगना पड़ रहा है कि एग्जाम डायरेक्ट देना पड़ रहा है बिना पढ़े लिखे। और जो पानी पंखा लाइट सबका 2 दिन के अंदर करने का बात हुआ तो 2 दिन के समय देते हैं। आश्वासन हमको ऐसा लग रहा है कि फिर से झूठ बोल के जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही सेम आश्वासन हम लोग को दिए थे कि सुबह ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग उसके लिए आज से 6 महीना से वेट ही कर रहे हैं उनका कि बोले थे पंखा लग जाएगा, तो पंखा 6 महीना पहले ऐसे बोले कि मेरा फंड से दे रहे हैं पैसा लेके लगा और पंखा किताब ये सब के लिए वो बोले कि तुरंत कल लग जाएगा, लेकिन आज 6 महीना ज़्यादा टाइम हो गया है। जनवरी में ये बात हुआ था, उस बात के भी अभी तक नहीं फाइनल हुआ। किताब वाला बोलते हैं कि अभी हम उनको दे दिए, विनोद बाबू कौन है तो उनको दे दिए हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर VC सर भी ऐसा झूठा आश्वासन दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 2 रूम के लिए बोले 2 रूम दिए हैं, लेकिन हम लोग 9 भाषा है और 2 रूम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे 9 भाषा। जो शिक्षक नियुक्ति का मामला है अगर 20 दिनों में नहीं होती है तो हम लोग 21वां दिन से फिर से विश्वविद्यालय को बंद करने का काम करेंगे। हम लोग शिक्षक नियुक्ति मामले
से किसी भी तौर पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आगे की रणनीति यही है कि जब तक हम लोग का ये है VC सर को हम लोग समय जो दिए हैं, उस बीच में हम लोग सारा काम को हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे और करवाएंगे भी। और उसके साथ में हम लोग नेक्स्ट जो है, अगर जैसे नहीं करती है, हमारे नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का नज़रअंदाज करती है, तो हम लोग जो है जस्ट 21वां दिन के बाद में फिर अनिश्चितकालीन तालाबंदी होगा। उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी VC चांसलर सर भी बाहर रहेंगे और फिर पढ़ाई यहाँ पर नहीं होगी। तो आप 20,000 स्टूडेंट का प्रेशर वो एक बाथरूम ले रहा है, तो यहाँ पर नए निर्माण होना आवश्यक है, जिसके लिए मैंने पहल किया है सरकार से। ये यूनिवर्सिटी अपने सक्षम सब कुछ में नहीं होती है, यूनिवर्सिटी का एक लिमिटेशन होता है और अपने लिमिटेशन में काम करता है। चूँकि मांगे सही है और मैंने सारी मांगे को पूरा कर लिया है, नहीं पूरा किया, लेकिन हमारे ऑफिस में फाइनेंस ऑफिसर एक भी फाइल मेरे पास नहीं दिया है। फाइनेंस ऑफिसर को मैं इसके लिए कहूँगा, स्पेशली नहीं करने पर उन्हें रिमूव करने की बात मैं राजभवन से करूँगा। हजारीबाग से अगली खबर, जहां बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। पीपल चौक में बीती रात भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें युवक की जान चली गई और इसकी पहचान इंद्रपुरी चौक के राजा बंगला निवासी सन्नी कुमार राम के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने सुबह शव को लेकर पीपल चौक जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इधर आक्रोशित स्थानीय परिजनों ने हजारीबाग का मुख्य चौक, जिला परिषद चौक को जाम किया और मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों ने मांग की कि हाईवा से दुर्घटना हुई है, उसे शीघ्र वाहन चालक को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें न्याय दिया जाए। सूचना पर जिले के SDO बैद्यनाथ कामती वहां पहुंचे और सदर CO मयंक भूषण भी साथ में मौजूद रहे। परिजनों से बातचीत उन्होंने की, आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द ही अमल किया जाएगा और हर संभव उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद जाम हटाया गया। के बीच में ग्वालटोली चौक में सन्नी राम है, जो आपका राजा बंगला ओखनी का निवासी है। उसकी 4 साल की बेटी है और अभी शादीशुदा है। पत्नी भी कहीं कोई काम नहीं करता है, कोई घर में कमाऊ कोई व्यक्ति बचा नहीं है, एकमात्र कमाऊ वही थे। और उसके बाद आज सुबह से लगातार आपका ग्वालटोली चौक को लगभग 3-4 घंटा जाम किया गया। और अभी आपका डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक भी देख रहे हैं, जाम है, अभी बॉडी उठी है यहाँ से। तो मुख्य डिमांड है कि उसके घर पर अभी क्या है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, यहाँ तक कि उनको लकड़ी और 10 संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, खासकर CO है, SDO साहब है, इन लोगों के द्वारा कुछ आर्थिक रूप से कोई मदद, अभी 30,000 लगभग तत्काल जो है मदद का आश्वासन मिला है। और साथ ही जो 1 लाख का जो सरकारी प्रावधान है, जो वो कहें कि 15 से 20 दिन के अंदर दिला देंगे। जो गाड़ी पकड़ाई हुई है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसका किया हुआ है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो बात का चीज़ है, उसमें उन लोगों को उसमें भी आर्थिक रूप से मदद मिल सके। तो मेनली यहाँ पर जो जाम किया गया था, इसलिए जाम किया गया था कि जो दुखी परिवार है और खास करके उसके घर पे कोई कमाऊ व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को सहायता के लिए जो है आज समाज के द्वारा जो है वहाँ पर आज सड़क को जाम किया। कल रात जो घटना एक्सीडेंट हुई थी, सुबह अभी लोगों ने रोड जाम किया था और पोस्टमार्टम के बाद अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाम किया था लोगों ने। इन लोगों की जो मांग है मुआवजा के लिए, अभी तत्काल राहत में 15 से 20,000 रुपये हम लोगों ने दिया है और जो सरकारी प्रावधान में है वो उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। आपदा मोचन के तहत 1 लाख रुपया का प्रावधान है, वो इन लोगों के परिवार को मिलेगा। और इन लोगों क्या डिमांड था, क्या क्यों मतलब अभी आके डिमांड तो इन लोगों का बहुत कुछ था, लेकिन जो सरकारी प्रावधान है वही हम लोग कर सकते हैं। के बीच में जिन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में ईंट है। बाल मजदूरी करने को ऐसे बच्चे मजबूर हैं। 60 विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। कम उम्र के ट्रैक्टर चालकों के कारण अक्सर एक्सीडेंट भी होता रहता है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। सारठ प्रखंड मुख्यालय परिसर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कार्यालय लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया है, लेकिन यहाँ श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद वर्षों से खाली है। इस मुद्दे पर राजद नेता विजय कुमार यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। मैंने भी अपने आंखों से देख रहा हूँ कि प्राय ट्रैक्टर का जो लेबर रहे या ड्राइवर रहे, बाल मजदूर ही है। उसका उम्र 12, 13, 14 है। बालू लोड करने का, ईटा लोड करने वाला 10, 11, 12 का ही मजदूर है। जहाँ तक कि दुकान में भी बहुत कारण है कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस धूप में, वर्षा में, पानी में, ठंड में बच्चा काम कर रहा है दुकान में, चाहे मिठाई का दुकान हो, राशन का दुकान हो या कोई जिसका मकान बिल्डिंग वगैरह बन रहा हो,
वो गांव के किसानों के घर पर भी छोटे मजदूरों का देखा गया है। मैंने भी अपने आंखों से देख रहा हूँ कि प्राय ट्रैक्टर का जो लेबर रहे या ड्राइवर रहे बाल मजदूर